प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने बात करी थी सेक्शन ए और सेक्शन बी की। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के एग्ज़ाम का जो सेक्शन सी है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो सबसे पहला ए है जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो एम्फोटेरिक्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर हम इसको एसिड से रिएक्ट कराएं या फिर बेस से रिएक्ट कराएं, दोनों से ही रिएक्ट कराने पर ये हमें सॉल्ट प्लस वाटर देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। इसका मतलब ये है कि जिंक जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और जिंक जो है वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। दोनों के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन द बॉटल फिल्ड विद केरोसिन ऑयल। तो ये आपको पता होगा कि केरोसिन जो ऑयल में हम सोडियम रखते हैं, जो सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब हाईली रिएक्टिव है, अगर हम इसे एटमॉस्फेयर में रख दें तो ये एटमॉस्फेयर की एयर के साथ रिएक्ट करके कैन प्रोड्यूस एक्सीडेंटल फायर, प्रोड्यूस्ड एक्सीडेंटल फायर। इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल जनरली हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व। देखिए, मेटल और एसिड का जब भी रिएक्शन होता है तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके साथ में अगर मेटल का रिएक्शन हो तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। उसका कारण ये है कि जब भी नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका कारण ये है कि जो NHO3 है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड और मेटल जो रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे। इस 28 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। स्टेट गिविंग रीजन द रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन फॉलोइंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो मरकरी के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज रोस्टिंग। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लो रिएक्टिविटी मेटल है, लो रिएक्टिविटी मेटल है। इसलिए रीजन भी देना है ना इसका कि ऐसा क्यों करते हैं, रोस्टिंग क्यों करते हैं इसकी। कॉपर की भी रोस्टिंग करते हैं, कॉपर की भी क्या करते हैं हम, रोस्टिंग करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, लो रिएक्टिव मेटल है। सोडियम को हम जिस प्रोसेस से इसका रिडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की हेल्प से हम सोडियम को रिड्यूस कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि ये हाईली रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और का है क्वेश्चन इसी का 28 का ही। स्टेट गिविंग रीजन फॉर द चेंज इन द अपीयरेंस ऑब्जर्व्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक एयर फॉर सम टाइम। तो सिल्वर जब एटमॉस्फेरिक एयर के संपर्क में आता है तो बन जाता है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, और इसका जो कलर है दैट इज, इसका जो कलर है दैट इज ग्रे टू हो जाता है आपके डल ब्लैक कलर में, डल ब्लैक कलर में। कॉपर जब भी एक्सपोज होता है एयर में तो ये बनाता है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट।
और इसका जो कलर होता है वो हो जाता है ब्राउन से ग्रीन। ठीक, आयरन की बात करें तो जब भी आयरन जो है वो एक्सपोज होता है एयर में तो ये बना लेता है रस्टिंग, आयरन ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्लैक, जो ग्रेइश ब्लैक कलर होता है, ग्रेइश, अगर ब्लैक कलर भी लिखते हैं तो भी ठीक है, ग्रेइश जो ब्लैक कलर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में, वो कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाटर वी वाटर द सॉइल बट इट रीचेज द टॉप मोस्ट लीव ऑफ द प्लांट्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस इन्वॉल्व। तो आपको पता होगा कि जो टॉप मोस्ट जो लेयर से हम जो वाटर लॉस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। इसके अलावा ये पूछ रहा है कि ये किस तरह से ये प्रोसेस होती है, तो आपको मैं बता दूं कि एक सक्शन क्रिएट होता है और उस सक्शन की वजह से जो रूट्स हैं वहाँ से जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, आपके समझ में आ गया होगा। स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, सक्शन क्रिएट होता है, रूट से वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। लिस्ट 2 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाउ आर दीज कंपोनेंट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर 1 ब्रेन एंड दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं। अब पूछ रहा है कि हाउ दीज कंपोनेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, तो इसको इंजरी से बचाने के लिए इसके पास होते हैं बोनी बॉक्स या फिर हम स्कल भी बोल सकते हैं, स्कल भी होता है इसके पास, और इसके पास होता है वर्टिब्रल कॉलम, इसके पास होता है वर्टिब्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर, नेम एंड एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ लाइट ड्यू टू विच द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट becomes visible when it enters a smoke filled room through a small hole. Also state the dependence of color of light we receive on the size of particles of medium through which the beam of the light passes. तो आपको पता होगा कि ये फेनोमेना है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और टिंडल इफेक्ट भी बोल सकते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और ये बोल रहा है कि आल्सो स्टेट द डिपेंड्स ऑफ कलर ऑफ लाइट वी रिसीव। तो कौन कौन सी कलर की लाइट किस किस पार्टिकल से स्कैटर होती है। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, और जो मीडियम जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेड लाइट को ज़्यादा स्कैटर करेंगे। ठीक है, रेड लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन द ब्रीफ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। बहुत आसान है और इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्वेश्चन हर बार आता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज नंबर 1, एक तो ये अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है, अप्लायंसेस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाता है। ठीक है, तो इसके आपके मेन हो गए। इसके बाद ये न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें पावर दे रखी है आपकी 3 किलोवाट। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3000 वाट में। वोल्टेज दे रखा है आपका 220 वोल्ट, और एक रेटिंग दे रखी है, एक आपका इक्विपमेंट है इसकी रेटिंग दे रखी है 5 एम्पियर। तो ये पूछा है कि अगर इस तरह पावर और ये यूज़ हो हीटर में तो क्या ये जो है वो फ्यूज़ ख़राब होगा या नहीं होगा। जस्टिफाई योर आंसर, व्हाट हैपन्स टू द हीटर। तो देखिए पावर, करंट निकाल लेते हैं। करंट इक्वल टू होता है पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी है?
3000 डिवाइडेड बाई वोल्टेज है 220 वोल्ट, 0 से 0, इसका जो आंसर आएगा 13.5 के आसपास आएगा, ठीक है, एम्पियर आएगा इसका। अब रेटिंग देखिए, करंट कितना ले रहा है, ये जो है 13.5, जबकि करंट की इसकी रेटिंग कितनी है 5 एम्पियर, और ले कितना रहा है ये 13.5। तो ये फ्यूज़ क्या होगा, बर्न हो जाएगा, फ्यूज़ बर्न हो जाएगा। फ्यूज़ बर्न क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी जो मैक्सिमम रेटिंग है उससे ज़्यादा करंट ये ड्रॉन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, V = IR, यानी जो वोल्टेज है और जो करंट है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं इन द ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर लिखना जरूरी है, क्योंकि ओहमिक कंडक्टर में होता है, उसके आगे फॉलो नहीं करते। उसके लिए पूछा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज, ये दोनों देखिए पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से करंट बटेगा तो यहाँ बटेगा, यहाँ I1 जाएगा और यहाँ I2 जाएगा, तो ये पैरेलल में हो गए। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/R + 1/R, 1/RP। तो सॉल्व करने का तरीका यही है, तो क्या हो गया 2/R, क्लियर। तो RP = हो गया आपका R/2। भाई इसको जब उल्टा करेंगे आप, तो ये भी तो उल्टा करना पड़ेगा, तो R/2। अब ये इसके साथ ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, ठीक है, पूरा कॉम्बिनेशन किस में है, सीरीज में है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट इज R/2 + R, दैट इज R, ये होगा 3R/2, इसका ये आंसर हुआ ओम। इतने ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा। ये जो सेक्शन डी है इसको हम कल डिस्कस करेंगे, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।